अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन, एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स, पहले इसके स्पीड को हम थोड़ा बढ़ाते हैं। एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन, अब एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन क्या होता है पहले वो देखते हैं। एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन to the family of an employee who died during enemy action in war with reference to 1/1/2016, यानी कि ये 7th CPC आया है। विल भी कितना होगा 7th CPC इसी समय आया है। 7th पे कमीशन, 7वां वेतन आयोग। आयोग सैलरी कितना हो सकता है, मैक्सिमम 45 लाख विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ एक्स गारंटिया कंपनसेशन। अब एक्स गारंटिया कंपनसेशन क्या होता है? ओके, यहाँ शायद मैंने सर्च किया था होगा। तो एक्स गारंटिया पेंशन क्या होता है? ये होता है, मान लीजिए कोई केंद्रीय कर्मचारी जिसका नाम रोहित है, सरकारी कर्तव्य का पालन करते समय उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, सरकारी कर्तव्य का पालन, तो इस स्थिति में रोहित की पत्नी बच्चों को अनुग्रह पेंशन के हकदार होंगे। इस पेंशन की राशि रोहित के वेतनमान और उनकी सेवा अवधि के अनुसार तय की जाएगी। यस, तो यही था। ये इसको बोलते हैं अनुग्रह पेंशन। और ड्यूरिंग अ सर्विस, सरकारी सेवा कार्य करते समय अगर मृत्यु होती है, जैसे अभी सिविल वार कह रहा था, एक्शन हुई, तो उस मैक्सिमम 45 लाख रुपया दिया जाता है। इन केस ऑफ डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग, in case of disciplinary or judicial processing are continued and conclude after retirement of government employee, the president may decided, क्या डिसाइड कर सकता है, टू withhold the pension or gratuity both partly and fully, बिल्कुल, to withdraw the pension fully or partly, permanently or for a specified period, बिल्कुल, to order the recovery from pension or gratuity in whole or any part of पिक्यूनरी लॉसेस काज बाय द गवर्नमेंट, ये भी सही है। इन केस ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब हमारे यहाँ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो रही है, कंटिन्यूड हो रही है, और एंड कंक्लूड आफ्टर रिटायरमेंट, कंक्लूड हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के बाद, तो क्या क्या प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है? द प्रेसिडेंट राइट टू विथहोल्ड और विड्रा पेंशन इन किस वेस्टेड रूल इन ऑफिशियस पेंशन रूल 8, इन रूल 7 मैंने आपको बताया था ब्रीफली, एंड रूल 5। इसके अलावा हमने सेशन में रूल 39, रूल 40 पढ़े थे प्रीवियस सेशंस में। आप इन सारे रूल्स के थ्रू कमेंट पोस्ट करें कि क्या किसका आंसर होगा। देयर कैन बी नो इफेक्ट ऑन पेंशन एज रिजल्ट ऑफ माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग। यस, माइनर पेनाल्टी के अंदर भी ये सर्विस काउंट कर ली जाती है। अगर आप माइनर पेनाल्टी के अंदर हो तो वो सर्विस पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होता है, पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होता है। पेंशन इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ पेंशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। पेंशन इज टैक्सेबल, टैक्सेबल तो देखिए, एज इनकम, पेंशन इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ अ पेंशनर अंडर द हेड ऑफ, पेंशन टैक्सेबल हो जाएगा एज इनकम की तरह जब द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नहीं, इनकम फ्रॉम सैलरी जो आती है उसके अंदर पेंशन इज अ टैक्सेबल। फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल टू द फैमिली ऑफ डिकीज मतलब मृतक गवर्नमेंट एम्प्लॉय who was dismissed, removed from service and who is received a compensation allowance on the date of his date। ट्रू, ठीक है। जो डिसमिस है, रिमूव है और वो रिसीव्ड कर रहा है कंपनसेट अलाउंस ऑन द डेट ऑफ डेथ। बिल्कुल ट्रू है ये। व्हेन अ डिकीज गवर्नमेंट सर्वेंट, मृतक गवर्नमेंट सर्वेंट इज सर्वाइव्ड बाय बोथ डिपेंडेंट पेरेंट, सर्वाइव्ड, then the family pension shall be given first to the mother। अच्छा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके डिपेंडेंट में उसकी मदर है और फादर है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है इस कंडीशन में जो पेंशन होगी उनके मदर को गिवन होगी। फैमिली पेंशन इज अलाउड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% फैमिली पेंशन, पेंशन के अंदर 30 बेसिक पे यूज करते हैं। बेसिक पे वैसे मुझे लगता है बेसिक पे प्लस डी होना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा। एनपीए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, और नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस तो डॉक्टरी के केस में दिया था 20% ऑफ बेसिक पे, ये 30% ऑफ बेसिक, यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30% ऑफ बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का 30%। वो ये कह रहा है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि ये मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है, कहीं ऑप्शन तो इन्होंने गलत नहीं पुट किया है। बेसिक पे प्लस के नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। Enhance the family pension is payable to the family of deceased employee from date of death of two period। Enhance a family pension, enhance किया जाएगा, is payable to the family of deceased employee, यानी कि मृतक गवर्नमेंट सर्वेंट के फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ अप टू द 10 ईयर, 10 सालों तक। Enhanced family pension is payable to the family of deceased employee from the date of death up to the period of 10 year। विथ रिस्पेक्ट ऑफ 1/1/2016 दी एक्स गारंटिया, जैसे एक्स गारंटिया हो गया अनुग्रह पेंशन। अनुग्रह पेंशन इन सिविल वार में जो दिया जाता है, अनुग्रह पेंशन जिसकी सीमा होती है 45 लाख, ये आप याद रखिएगा, ठीक। अलाउबल टू द फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय हु डाइज इन इन एन एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ अ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इस 25 लाख। अच्छा, अलग अलग इसकी लिमिट होती है। अगर सिविल वार में है 45 लाख, और परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, एक्सीडेंट हो जाए और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो वो होती है हमारी 25 लाख। पीपीयू क्या होता है? पे एंड अकाउंट ऑफिशियल होता है क्या? पे, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, पीपीओ। पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। Family pension is payable to the family, a government servant who dies while in service, a government pension who dies after retirement। दोनों ही केस में हम फैमिली पेंशन देंगे, सर्विस के दोनों या रिटायरमेंट, हु डाइज आफ्टर रिटायरमेंट तब भी। The head of office
undertake the work of preparation of a pension paper in advance before due date of retirement. 1 महीना 1 year पहले head of office undertake a work of preparation of pension paper in advance before due date of retirement. बिल्कुल कि एक तो आप बताइएगा 2 month बिफोर Form 2 4 month before उस अकाउंट का PAO पे एन अकाउंट ऑफिसर को अपडेट करना होता है। चलिए ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एडवांस बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटायरमेंट 1 year। तो एक्सरसाइज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डू योर रिटायरमेंट स्टार्ट 15 month, बिल्कुल सही बता रहा था, 15 month बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये मैंने पीछे भी पढ़ा था। ए पेंशनर आर रिक्वायर्ड टू फर्निश लाइफ सर्टिफिकेट गांधी जयंती से पहले टू द बैंक ऑफ द मंथ ऑफ, डिपार्टमेंट को देना है। डिपार्टमेंट को आपको 80 साल की हो गया, 80 ईयर के बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे रहे हो तो 1 अक्टूबर को दोगे लाइफ सर्टिफिकेट। तो 1 अक्टूबर, और ये एवरी मंथ के नवंबर में, मंथ ऑफ नवंबर आप एवरी ईयर के रिक्वायर्ड फर्निश लाइफ certificate to the bank in the month of November every year. New pension scheme is applicable to all intent to a central government service join on or after 1/1/2004। बिल्कुल न्यू पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। PFRDA स्टैंड फॉर, PFRDA का मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। प्रान is the unique identification number allotted to a subscriber to new pension scheme। बिल्कुल ट्रू है। ड्यूरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इंक्लूडिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड, EOL लिया जा रहा है इन मेडिकल ग्राउंड, EOL विथ मेडिकल ग्राउंड यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट। व्हाट विल बी कंट्रीब्यूशन MPS? नो कंट्रीब्यूशन इज पेबल टू MPS आइदर बाय गवर्नमेंट आर बाय एम्प्लॉय। जब EOL ले रहा है, EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, तो NPS में गवर्नमेंट और सेल्फ दोनों का 0 कंट्रीब्यूशन होगा। 0 0 कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ओ को यहाँ ला दीजिए, EOL ने दे रखा है ना। नो कंट्रीब्यूशन इज पेबल टू NPS आइदर बाय a government servant or by government employee। As per CCS pension rule, disbursing authority include, डिसबर्सिंग अथॉरिटी क्या होती है? ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक, डिसबर्सिंग अथॉरिटी। Pensioners are entitled to identical pension on attending the age of 80 year। एडिशनल पेंशन मैंने बताया था कि 80 साल के बाद उसे हर 1 अक्टूबर को लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो जिंदा है कि नहीं। और आप बताइए कैसे कैसे पेंशन में एडिशनल क्वांटम होगा। ये मैंने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया हुआ है। इसके विषय में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एडिशनल एड परसेंटेज। इफ अ पेंशनर डेट ऑफ डेथ is 26/1/1941, he will be entitled by additional pension with respect to, if pensioner date of birth is 26/1/1941, he will be entitled to additional pension 1/1/2021। वही NPS के अंदर 1941 से 2021 में कितना साल हो गया?
21 इधर 60 उधर, 81 साल हो गए, तो 81 साल के बाद CCS पेंशन लग जाएगा, इसके अंदर एडिशनल पेंशन 80 साल कंप्लीट हुए ना, तो इसे एडिशनल पेंशन मिलने लगेगा। बिल्कुल, ये देखिए परसेंटेज आने लगा ना। ए पर्सनल पेंशनर बिकम एंटाइटल फॉर एडिशनल पेंशन इक्वल टू 30% ऑफ बेसिक पे। अब 85 से 100, यहाँ से आप याद कर लो 100 ईयर्स से अगर एवव है, मैंने उल्टा याद किया, तो 100% ऐड हो जाता है पेंशन। इसके अलावा 50% जब इधर होने पर 40%, 30% एंड 20%। मैंने ऐसे करके याद किया हुआ है, अभी ऐसे ऐसे याद कर सकते हो। Dearness relief is granted on basic pension, additional pension, family pension. Dearness relief जो ग्रांटेड होती है on family pension, additional pension and basic pension, all of them. इनवैलिड पेंशन कब दिया जाता है? जब जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इनकैपेबल हो जाए वर्क के लिए ड्यू टू फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, इज ग्रांटेड ऑन रिटायरमेंट आफ्टर बीइंग डिक्लेयर्ड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर सर्विस। डिसेबिलिटी पर्सन कैन बी ग्रांटेड एन एम्प्लॉय इन एडिशन टू इनवैलिड पेंशन। बिल्कुल, आप इनकैपेबल हो जाओ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल। रिटायरिंग पेंशन डज नॉट इंक्लूड, पानी गर्म हो रहा है भैया, फ्रेश हो जाओ। Retiring pension does not include pension grant on discharge owing to abolition of the post. Pension grant on discharge owing to abolition of post. Retiring pension does not include अगर pension grant on discharge owing to abolition of post इस कंडीशन में नहीं होता है। वॉलंटियर रिटायरमेंट हो गया, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हो गया, ये सब कंडीशन में आपको दिया जाएगा रिटायरिंग पेंशन। Under revised pay structure as per 7th CPC, the minimum pension 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम पेंशन विल बी नॉट लेस देन 9,000। 9,000 से कभी भी मिनिमम पेंशन नहीं लेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 7th CPC। मिनिमम पेंशन नॉट लेस देन 9,000। A government servant employee may be granted a provisional pension in case the employee in deputation at the time of retirement डिप्यूट कर दिया गया है। एनी डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट द एम्प्लॉय, उसको प्रोविजनल पेंशन दिया जाएगा, या फिर कहीं डिप्यूट कर दिया गया है। देयर इज डिले इन प्रोसेसिंग ऑफ द पेंशन पेपर, तो उसको प्रोविजनली कहा दिया जाएगा कि अभी पेंशन ले लो। इस केस में डिपुटेशन के केस में नहीं देंगे, हाँ ये गलत केस है। बोथ ए एंड बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ